मूवी के स्टार्ट होते ही हमें स्टोरी नंबर 1 बताई जाती है, जो कि किंगडम ऑफ लॉन्ग थ्रिलिज में एक राजा और रानी की है। राजा जो कि अपनी रानी को बहुत प्यार करते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी रानी हमेशा खुश रहे, लेकिन बदकिस्मती से रानी कभी माँ नहीं बन सकती और इस बात को लेकर वो काफ़ी अफसुर्दा रहती थी। वैसे तो राजा पूरे किंगडम से डॉक्टर्स को बुलवाते थे कि वो रानी का ट्रीटमेंट कर सके, लेकिन किसी की समझ में कुछ भी नहीं आता था और वो उनकी हेल्प नहीं कर पाते थे। फिर एक दिन राजा अपने महल में सर्कस वालों को बुलवाते हैं ताकि वो लोग इन्हें एंटरटेन करें और रानी का दिल भी बहल जाए। लेकिन सर्कस में आने वाले लोगों में एक औरत प्रेग्नेंट थी, जिसे देखकर रानी का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। काफी गुस्से में आकर अपने रूम में जाकर रानी चीजें तोड़ने लगती है। राजा अपनी रानी से प्यार करते थे और वो इन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो इनके लिए कुछ भी कर लेंगे। और अगले दिन रात को महल में एक लंबा पतला बूढ़ा आदमी आता है जो ये क्लेम करता है कि वो इस मैटर में रानी की हेल्प कर सकता है। राजा उसे कहता है कि तुमसे पहले भी बहुत से लोग आ चुके हैं और ऐसे ही दावा करते हैं, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाता, तो तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। तब वो आदमी से समझाता है कि ये पॉसिबल है, पर सवाल ये है कि तुम बच्चा लेने के लिए किस हद तक जा सकते हो। जिस पर वो कहते हैं कि आखिरी हद तक, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ नेचर कैसे काम करती है और पूरी दुनिया एक बैलेंस में है। और वो कहता है कि अगर तुम एक जिंदगी हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक जिंदगी सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेगी ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे और कुछ भी अनबैलेंस ना हो। और वो लोग इसके लिए एग्री हो जाते हैं। राजा को टारगेट दिया जाता है कि वो सी क्रिएचर का शिकार करेंगे, जिसे मारने के बाद उसका दिल निकाल लिया जाएगा और इस दिल को एक ऐसी औरत पकाएगी जो अभी तक प्योर हो और बिल्कुल अकेली हो, जिसे बाद में रानी खा लेगी और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्योंकि उन लोगों को बच्चा चाहिए था तो राजा सी क्रिएचर के शिकार के लिए निकल जाते हैं और उनका टारगेट इन्हें एक रिवर में मिल जाता है, जो कि एक बहुत बड़े साइज का वाइट कलर का मॉन्स्टर था। राजा उसका शिकार करने के लिए पानी में जाता है और जब वो मॉन्स्टर सो रहा होता है, राजा उस पर वार कर देता है। राजा उसे मारने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उस फाइट के दौरान राजा भी जख्मी हो जाता है। राजा इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि मौके पर ही उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन तब तक राजा उस मॉन्स्टर का दिल निकाल चुके होते हैं और रानी खुद इस दिल को कपड़े में लपेटकर महल ले आती है। उन लोगों की मेड्स में एक औरत ऐसी थी जो अभी तक प्योर भी थी और अकेली भी थी, और इसे ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो ही इस दिल को रानी के लिए पकाएगी। लेकिन दिल को पकाते वक्त उसे भी अजीब सी फीलिंग होने लगती है और वो भी अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब वो दिल पक जाता है तब उसे रानी भी खा लेती है। और वही होता है जो उस बूढ़े आदमी ने कहा था। वो फाइनली रानी भी प्रेग्नेंट हो जाती है और एग्जैक्ट बिल्कुल एक ही टाइम पर रानी और मेड अपने अपने बच्चों को पैदा करती हैं। वो दोनों बच्चे लड़के ही थे। रानी अपने बेटे का नाम एलियस रखती है और मेड अपने बेटे का नाम जोना रखती है। फिर कहानी 16 साल के बाद दिखाई जाती है, जहां वो बच्चे अब बड़े हो चुके थे। रानी अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो दोनों बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे और वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग भी थे। उनके सारे बाल वाइट कलर के थे, जो बिल्कुल उसी सी मॉन्स्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो दोनों देखने में बिल्कुल सेम थे। वो दोनों ट्विंस लगते थे। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। उनकी फ्रेंडशिप थी, लेकिन महारानी को उन दोनों की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपने बेटे को समझाती रहती थी कि तुम एक शहजादे हो, तुम्हारी दोस्ती किसी नौकरानी के बेटे से नहीं हो सकती। लेकिन एलियस अपनी माँ की एक नहीं सुनता था और उसके बावजूद वो मिलते रहते थे। और उन दोनों में ये एबिलिटी भी थी कि वो पानी में सांस ले सकते थे और छुपने के लिए अक्सर वो इसी रिवर में जाया करते थे जहाँ पर उस मॉन्स्टर को मारा गया था। रानी अपनी मेड को वार्न करती है कि अगर उसने अपने बेटे को नहीं समझाया तो वो इसे और इसके बेटे दोनों को ही किंगडम से निकाल देगी। लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते थे। वो मिलते रहते थे और एक दिन तो लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं। जोना एलियस के कपड़े पहनकर रानी के पास चला जाता है और रानी इसे पहचान ही नहीं पाती कि वो इसका बेटा है या नहीं। बस इसे शक रहता था, और जब इसे रियलिटी का पता चलता है तब वो जोना को किंगडम से निकालने का ऑर्डर देती है। एलियस इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। जोना एक नाइफ से एक ट्री की रूट्स को काटता है जहाँ से पानी बहने लगता है। जोना एलियस को कहता है कि जब तक ये पानी साफ हो तुम समझ जाना कि मैं जिंदा हूँ
और जब ये रेड हो जाए तो तुम समझ जाना कि मेरी जान को खतरा है। और ये कहते ही वो वहां से चला जाता है। कई महीने गुजर चुके होते हैं और एलियस पानी देखने के लिए आता था और एक दिन वो पानी रेड हो जाता है। तब वो समझ जाता है कि जोना की जान खतरे में है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और वो अपनी मदर को इन्फॉर्म किए बगैर ही किंगडम से जोना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी तलाश करने के बाद इसे जोना का घर मिल जाता है। जोना एक लड़की से शादी कर चुका होता है। क्योंकि दोनों के फेस मैच होते थे तो वो लोग इसे जोना ही समझ लेते हैं। और तब उसे पूछने पर पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले जंगल गया था और अभी तक वहां से वापस नहीं आया। तब एलियस भी जोना को ढूंढने जंगल चला जाता है और पीछे से रानी को अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही थी। वो पूरी किंगडम में उसकी तलाश करवाती है लेकिन वो किसी को भी नहीं मिलता। और फिर वो इसी बूढ़े शख्स को बुलवाती है और वो बूढ़ा शख्स एक बार फिर से वही डिमांड कर देता है, अगर महारानी अपने बेटे को वापस लाना चाहती है तो जान के बदले जान देनी होगी। और वो इस बात के लिए मान भी जाती है। जंगल में जोना कहीं पर फंस गया था, वो काफी जख्मी भी हो चुका था। और तभी उड़ने वाला मॉन्स्टर इस पर हमला करता है और वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोना की चीखें सुनकर एलियस को इसे ढूंढने में आसानी हो जाती है और जोना को वो ढूंढ लेता है और अपनी तलवार से इस मॉन्स्टर को मार डालता है। लेकिन वो फ्लाइंग मॉन्स्टर उसकी अपनी माँ थी और इसे ये अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी माँ को ही मार डाला। लेकिन बार्गेनिंग भी यही होती है, जान के बदले जान। जोना की जान बच जाती है और एलियस किंगडम का बादशाह बन जाता है और यहीं पर स्टोरी का एंड हो जाता है। स्टोरी नंबर 2 एक किंग और एक बूढ़ी औरत की है। और यहाँ का किंग काफी अय्याश था। हर वक्त उसके पास लड़कियां रहती थीं और वो खुद शराब के नशे में रहता था। लेकिन अभी तक इसे कोई रानी नहीं मिली थी, कोई ऐसी जिसे किंग दिल से एक्सेप्ट करे और उससे शादी करे। इसी महल के पास एक गांव में 2 बूढ़ी औरतें रहती थीं। वो दोनों बिल्कुल अकेली थीं और घर से इतना बाहर भी नहीं जाती थीं और इनकी शादी भी नहीं हुई थी, जिससे ये साफ जाहिर था कि उन्होंने अकेले ही वहीं पर वैसे ही मर जाना है। लेकिन इनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। उम्र के लिहाज से उनकी आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की तरह नहीं थी। एक सुबह जब बूढ़ी औरत एक गाना गा रही थी तब उसकी आवाज़ राजा सुन लेता है। वो आवाज़ राजा को काफ़ी पसंद आती है और वो इस आवाज़ को फॉलो करते हुए उसके पीछे आ जाता है। लेकिन वो बूढ़ी औरत अचानक से घर चली जाती है, जिससे किंग का इसे देखने का तजस्सुस और भी बढ़ जाता है और वो सोचता है कि शायद ये खूबसूरत लड़की होगी जो मुझसे शर्मा रही है। इन बूढ़ी औरतों में एक का नाम डोरा, दूसरी का नाम ईमा था। डोरा जो कि काफ़ी चालाक और लालची भी थी, जबकि उसके मुकाबले में ईमा जो थोड़ी सीधी सादी और डरपोक थी। और जब डोरा देखती है कि किंग इनके दरवाजे पर है तो उसके दिल में लालच आ जाता है कि शायद अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। इसके अलावा वैसे भी सारी जिंदगी उन्होंने अकेले ही गुजार देनी थी। वो अंदर से ही किंग को कहती है कि आप 1 हफ्ते बाद आइएगा, आपको मैं अपनी बॉडी का एक पार्ट दिखाऊंगी। और ये सुनकर किंग समझता है कि शायद उसका प्यार उसे मिल गया है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो 2 बूढ़ी औरतें हैं। उम्र ढलने की वजह से उनकी स्किन भी लटक चुकी थी, लेकिन वो बहुत कोशिश करती हैं कि उनकी फिंगर्स जवान लड़की की तरह नजर आएं। डोरा अपने फिंगर्स पर कुछ हर्ब्स लगाती है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। वो अब भी बूढ़ी औरत की उंगलियां ही लग रही थीं, जिसे देखकर वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ ईमा, जिसने अपने फिंगर्स को काफी दिनों से मुंह में ही रखा हुआ था, वो कुछ बेटर लग रही थी। और आज ही 1 हफ्ता भी पूरा होने वाला था, यानी किंग ने उसकी उंगली देखने आना था। और डोरा जो कि बहुत चालाक थी, वो अपनी उंगली की बजाय ईमा की उंगली दिखा देती है। अब किंग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो इन्हें देखना चाहता था। लेकिन वो जानती थी कि अगर किंग को उनकी इस हरकत का पता चल गया तो वो इन्हें सूली पर लटका देगा, जिसके लिए वो फिर एक शर्त रख देती है कि आधी रात को आपके महल में मैं आऊंगी, जिसके लिए शर्त ये होगी कि वहां पर बिल्कुल अंधेरा हो, महल की सारी कैंडल लाइट्स बुझा दी जाएं, जिसके लिए किंग एग्री हो जाता है। अब ईमा डोरा की बॉडी को किसी ग्लू केमिकल से टाइट करती है ताकि वो एक जवान लड़की की बॉडी लगे। आधी रात को किंग का एक आदमी डोरा को लेने आता है और इसकी शर्त के मुताबिक महल में अंधेरा होता है। सुबह को इसे फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और जब लाइट में वो इसे देखता है कि उसने एक रात बूढ़ी औरत के साथ गुजार दी तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और डोरा को अपने महल की खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन जंगल में डोरा बच जाती है और इसके साथ एक मैजिक हो जाता है। वहां पर एक विच आती है और देखते ही देखते वो बूढ़ी बदसूरत औरत एक जवान लड़की में चेंज हो जाती है, जिसके बहुत लंबे, खूबसूरत और सुनहरे बाल थे
और अगले दिन किंग शिकार के लिए उसी जंगल में जाता है। एक ही नजर देखते ही इसे डोरा से प्यार हो जाता है और वो इसे अपने महल में ले आता है और इसे अपनी रानी बनाने का डिसीजन लेता है। डोरा कुछ भी नहीं जानती थी कि वो जवान औरत कैसे बनी, लेकिन इसे अपनी सिस्टर ईमा अभी भी याद थी और वो इसे अपनी शादी पर भी इनवाइट करती है, जबकि ईमा को भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन अब एक जवान लड़की बन चुकी है और बहुत जल्द वो क्वीन बन जाएगी। डोरा अपनी बहन को एक ड्रेस भिजवाती है जो काफी कॉस्टली होता है। ईमा इसी ड्रेस को पहनकर शादी में जाती है और वहां पर डोरा उसे सारी स्टोरी बता देती है। वो अपने दिल में विश करती है कि इसे भी अपनी बहन जैसा जवान बनना है। जब ईमा ने डोरा से पूछा था कि वो जवान कैसे हुई, तब उसने मजाक में कहा कि मैंने अपनी बूढ़ी स्किन उतार दी, लेकिन ईमा इस बात को सच समझ लेती है। फिर वो एक लोहार के पास जाती है और इसे अपना नेकलेस और एक्सपेंसिव ड्रेस देने का वादा करती है, इसी शर्त पर कि अगर वो इसकी स्किन उतार दे। वो लोहार तो ईमा से भी ज्यादा बेवकूफ़ होता है। वो इसे जंगल में ले जाकर बांध देता है और इसकी स्किन उतार देता है। ये काफ़ी डिस्टर्बिंग सीन होता है और वो इसी जख्मी हालत में वापस आती है और जाहिर है उसने मरना ही था। वो मर जाती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहन डोरा का मैजिक भी ज़्यादा अरसे तक नहीं रहता। वो भी बूढ़ी होना शुरू हो जाती है और जब इसे खुद ये बात रियलाइज़ होती है कि वो बूढ़ी बनती जा रही है, तो वो वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी ही देर में वो अपनी असली एज में वापस आ जाती है और पूरी की पूरी बूढ़ी औरत बन जाती है। और इस कहानी का यहीं पर एक सैड एंड हो जाता है। स्टोरी नंबर 3 भी एक किंगडम की ही है। राजा काफ़ी अजीब थे। इनकी रानी की डेथ काफ़ी अर्सा पहले हो चुकी थी और वेलुएट इनकी बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी नहीं की और वो अपनी बेटी को भी दिल से प्यार नहीं करते थे। एक दिन बादशाह देखता है कि इसके हाथ पर एक इंसेक्ट है जो इसका खून पीता है। राजा को वो काफ़ी अच्छा लगता है और वो रोज़ इसे अपना खून पिलाता है और वो इसे शीशे के एक बॉक्स में बंद करके रखता है। हर रोज़ वो इसे अपना खून पिलाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ वो इंसेक्ट बड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ वेलुएट, जो कि अब जवान हो चुकी थी, जो कि शहजादों के ड्रीम देखती थी, लेकिन बादशाह थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल था और इसे इस सब का ख्याल नहीं आता। वो अपने इस इंसेक्ट के साथ ही बहुत खुश था, जो कि अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। लेकिन एक दिन वो इंसेक्ट बीमार हो जाता है और मर जाता है और राजा उसकी स्किन उतार देता है और बेटी को कहता है कि अब तुम्हारा हस्बैंड ढूंढने का वक्त आ चुका है। वो कहता है कि मैं एक कंपटीशन रखने वाला हूँ और जो भी इसे जीतेगा वो तुम्हें पा लेगा। इस बात से वो खुश तो होती है, लेकिन थोड़ी सी अपसेट भी होती है, क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी का हस्बैंड तलाश करना चाहती थी। लेकिन वो अपने फादर के इस डिसीजन को मान लेती है। पूरे किंगडम में ये ऐलान किया जाता है और राजा अपने महल में वो स्किन लटका देता है और जो भी बताएगा कि ये किसकी स्किन है वो जीत जाएगा। बहुत से लोग इसके आंसर को ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि आमतौर पर वो इंसेक्ट इतना बड़ा नहीं होता। फिर महल में कोई बदसूरत इंसान आ जाता है और हर कोई उसे देखकर डर जाता है और वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था। राजा आखिरकार इसे भी परमिशन दे देता है और वो जानवर जैसा दिखने वाला आदमी सिर्फ स्किन को सूंघ कर ही बता देता है कि ये किस इंसेक्ट की स्किन है, जिससे वेलुएट और राजा भी हैरान रह जाते हैं और वेलुएट, जो कि बुरी तरह डर भी जाती है, और वो रोते हुए महल की छत पर आ जाती है और वो सुसाइड करने लगती है। लेकिन राजा इसे समझाता है कि मैं अपनी ज़ुबान से नहीं फिरता और अब यही तुम्हारी ज़िंदगी है, लेकिन अब इसे एक्सेप्ट करो। वेलवेट अपने फादर को कहती है कि आप किस तरह के बाप हो, आप एक बदसूरत इंसान को अपनी बेटी दे रहे हो। वो कहती है कि मैं एक शहजादी हूँ, लेकिन मजबूरी से राजा इस बदसूरत को शहजादी दे देते हैं। वो ज़बरदस्ती रानी को दूर पहाड़ों में ले जाता है और वेलवेट काफ़ी दिनों तक रोती रहती है। और जब वो आदमी एक दिन शिकार के लिए जाता है, एक दूसरे पहाड़ पर शहजादी किसी औरत को देखती है। वो इससे हेल्प मांगती है और वो कहती है कि वो खुद एक शहजादी है और इसे एक शैतान ने यहाँ पर कैद किया हुआ है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर थीं और वो इसकी हेल्प नहीं कर पाती। और फिर वो औरत अपने बेटों को बुलाती है और वो एक रस्सी के सहारे शहजादी की मदद करते हैं और अचानक से वो आदमी यानी वो शैतान आ जाता है और रस्सी के सहारे वो भी इनकी तरफ आ जाता है। वो लोग रस्सी काटने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में इन पर वो हमला कर देता है। वो वेलवेट के अलावा सबको मार डालता है। आदमी गुस्से से वेलवेट को देखता है और वो इसे गले से लगा लेती है, जिससे इसका गुस्सा ख़त्म हो जाता है। और अब वो शैतान इसे अपने कंधों पर बिठाता है, तो बड़ी चालाकी से वेलवेट इसका गला काट देती है। वो शैतान वहीं पर मर जाता है
और वो इसका सर काट कर वहीं किंगडम में आ जाती है जहाँ पर उसके फादर उसी इंसेक्ट की वजह से बीमार थे। खून में लथपथ वेलवेट शैतान का सर अपने फादर के सामने रख देती है। राजा अपनी बेटी की जिंदगी के इस फैसले पर काफी सैड थे और अनकरीब उन्होंने मर जाना था। वेलवेट अब एक बहादुर शहजादी बन जाती है। अपने फादर के बाद वो पूरे किंगडम की क्वीन बन जाती है। इसके बाद ये स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।